जी, तो हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, बेसिकली इस चैप्टर को कंसेप्ट क्या है, इस चैप्टर के थ्रू हमें आने वाले पूरी टेंथ में आने वाले चैप्टर्स में नए नए केमिकल फॉर्मूलाज या केमिकल इक्वेशंस हमें लिखनी होंगी, केमिकल रिएक्शंस लिखने होंगे जो हम इक्वेशन से लिखेंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें केमिकल इक्वेशंस और नए नए कंपाउंड्स की नॉलेज दी जा रही है। केमिकल फार्मूला तो हम बनाना सीख चुके हैं, नाइन्थ क्लास में हमें केमिकल फार्मूला बनाना बता दिया गया था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताऊं तो नाइन्थ क्लास में आपको सिखाया गया था कि सोडियम का सिंबल बनाइए Na प्लस, Cl का सिंबल बनाइए Cl माइनस, और दोनों की वैलेंसीज को क्रॉस ओवर कर दीजिए। ये आपने सीख लिया है ना। तो आप बोलते थे सर सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला ये है NaCl। अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन होता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम सल्फेट बोल दूं, तो सोडियम सल्फेट में भी आपने सिंबल्स याद करे थे। फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ सोडियम अगेन अभी हमने लिखा Na प्लस है, एंड सिंबल ऑफ सल्फेट इज SO4 2 माइनस। वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसीज क्रॉस ओवर कर दी। बिल्कुल, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं और जो इस चैप्टर के लिए करना चाहिए वो सबसे पहले, अगर हमें ये वाले कंसेप्ट क्लियर है ना, तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? तो वेरी फर्स्ट पेज पर इस चैप्टर में हमें ये सारे सिंबल्स रिवाइज कर लेने चाहिए, और कुछ नए नए सिंबल्स आएंगे उनके लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए। तो चलिए एक बार अपने सारे सिंबल्स रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पेज हमें इस चैप्टर में यही करना चाहिए। तो हमारे पुराने सिंबल्स में जैसे सिंबल था हाइड्रोजन H प्लस, याद है? हीलियम, हीलियम पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, आयन नहीं बनाता क्योंकि इनर्ट गैस है। देन लिथियम। अब इसका क्या फ़ायदा? फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ लिथियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बनाइए, तो आप समझ गए कि सर लिथियम का सिंबल अभी भी हमने रिवाइज किया है, और क्लोरीन का -1। चलिए फॉर्मूला बन गया। तो इसलिए पुराने सिंबल्स में ये हमें याद कर लेने चाहिए। देन बेरिलियम Be2 प्लस। ओके, ये अभी मैं ऑर्डर में लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको वो अलग भी दिखाता हूँ। देन बोरोन B3 प्लस। देन कार्बन 4 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, नेगेटिव वाले ये नॉन मेटल होते हैं, है ना। ऑक्सीजन O2 माइनस। वेरी फर्स्ट पेज पर हमें ये सारे केमिकल फॉर्मूलेस लिख लेने, सिंबल्स लिखने चाहिए। ऑक्सीजन के बाद हमारा क्लोरीन F माइनस, देन नियॉन, इनर्ट गैस आ गई ये भी। देन सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg2 प्लस। देन वी हैव एल्यूमिनियम Al3 प्लस। देन वी हैव सिलिकॉन, ठीक है, 4 माइनस लगा दो, वैसे तो आपका मेटलॉइड होता है। फॉस्फोरस -P3 माइनस, सल्फर S2 माइनस। नोट कर लिए यहाँ तक? और आपको बता दूं, मैं नॉन मेटल में सल्फर में हम सल्फाइड यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फाइड, बात हम सल्फर की कर रहे हैं बट हम सल्फाइड यूज़ करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे क्लोरीन के लिए हम क्लोराइड यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वी हैव क्लोरीन Cl माइनस, वी हैव आर्गन, वी हैव पोटेशियम K प्लस, वी हैव Ca2 प्लस कैल्शियम। ये तो 20 तक मैंने आपको ऑर्डर में लिखवा दिए। ओके, इसके अलावा कुछ नए नए सिंबल्स इस चैप्टर में और आने वाले हैं, जैसे सिल्वर Ag प्लस, है ना। आयरन जो होता है फेरस, उसकी दो वैलेंसी होती हैं, Fe2 प्लस भी होता है और Fe3 प्लस भी होता है। फेरस और पैरिक बोलते हैं। जैसे कॉपर में भी दो होती हैं, एक कॉपर में 1 वाला होता है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, और एक 2 वाला होता है, इसको बोलते हैं क्यूपरस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ऐसे इस चैप्टर में नए नए आपके पास बैरियम आएगा। बैरियम का सिंबल Ba, वैलेंसी 2 प्लस। आयोडीन आपके पास आएगा, आयोडीन का सिंबल I, वैलेंसी -1। ब्रोमीन का सिंबल Br, नॉन मेटल है, -1। ओके,
ये तो सब आपके पास आएंगे। अब इनके अलावा भी कुछ नए और भी आएंगे, अभी हम स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे चैप्टर में आएंगे तब हम इसका सिंबल लिख लेंगे। कुछ पॉलीएटॉमिक में चलते हैं। पॉलीएटॉमिक में आपके पास ओ एच माइनस, क्या बोलते हैं इसको आप, हाइड्रोक्साइड आयन। NO3 माइनस, नाइट्रेट। ठीक है ना, कई बार अगर आपको बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप ये वाला पिक कीजिए, नाइट्रेट। फिर कार्बोनेट के लिए आप सिंबल पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं ना इसको, CO3 2 माइनस। देन उसके बाद HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं किसी हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलूँ तो आप ये वाला पॉलीएटॉमिक आयन उठाइए, सोडियम की वैलेंसी Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल HCO3, वैलेंसी -1, क्रॉस ओवर कर दीजिए। ओके। फिर अगर हम बात करें फॉस्फेट की तो PO4 3 माइनस, सल्फेट SO4। वहाँ टेबल तो है, उसके अलावा भी अपने फर्स्ट पेज पे आप लिख दीजिए नोट्स। ठीक है ना। ये हो गया सल्फेट। और भी कुछ नए नए आएंगे, नो इश्यू। वो ये पेज जो है फर्स्ट हमने छोड़ दिया है कि कुछ और नए आएंगे इस चैप्टर की। जब हम चाहेंगे तो जब नए आएंगे तो हम चेक करके लिख लेंगे। तो फर्स्ट लेवल पर हमें ये समझ में आना चाहिए। चलिए, नाउ चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहली चीज़ देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। अगर हमसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस, तो हम क्या बोलेंगे हम। ठीक है, वो उसका स्पेसिफिक पार्ट है कि हम और अच्छा लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन, आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed. The reactions in which new substances with new properties are formed. अब उसके पीछे एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी होगी, इवॉल्व या absorbed. So the reactions in which new substance with new properties are formed. Okay. एक्चुअली में हो क्या रहा है केमिकल रिएक्शंस में, न्यू सब्सटेंस कैसे बन रही है। कुछ पुराने सब्सटेंस बने हुए हैं, उनमें कुछ बॉन्डिंग है ना। तो उनकी जो बॉन्डिंग पुराने वाली है वो टूट रही है, और उसकी जगह पर नई बॉन्डिंग बन रही है। जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं, और उसकी जगह क्या हो रहा है, नए बॉन्ड्स हो रहे हैं, या आप कह सकते हो दोबारा से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहा है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मान। तो केमिकल रिएक्शंस में, मेरा साउंड इको हो रहा है। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको। हाँ, तो एक लाइन और लिख लेते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड का टूटना और नए नए बॉन्ड्स का बनना, ये अक्सर देखा जाता है, या यू कैन से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसमें होता है। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उनमें से कुछ आप दे सकते हैं, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। बिल्कुल। कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या हुआ, मिल्क कर्ड में चेंज हो गया, एकदम न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज। अगर मुझे मिल्क चाहिए तो मैं कर्ड नहीं लेता हूँ, अगर मुझे कर्ड खाना है तो मुझे मिल्क नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जो रस्टिंग हो जाती है तो वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ लोहे की तरह नहीं होती, आयरन की तरह नहीं होती। केमिकल रिएक्शन, इवन जो आपने खाना खाया है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज केमिकल रिएक्शन।
और बर्निंग ऑफ कैंडल की जगह अगर आप बोलें कि बर्निंग ऑफ वैक्स, ठीक है ना, वैक्स ऑफ अ कैंडल। नहीं, नहीं, एक होता है मेल्टिंग, एक होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में वैक्स का पिघलना होता है, वो फिजिकल है। लेकिन अगर आप बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स की बात करेंगे तो वो तो बर्न हो गई ना, और बर्न होकर उसका क्या हुआ, वो चेंज हो गई। वो क्या बन गई, उसमें से CO2 गैस रिलीज हुई, ठीक है, उसमें से कुछ वाटर वेपर बन गए, वो सब्सटेंस खत्म हो गया वैक्स, और उसकी जगह कुछ और बन गया, ठीक है ना। मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ वैक्स में आपका वैक्स पिघल गया। और इसी में आप बर्निंग ऑफ पेपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होता है, पेपर चेंजेस इनटू द ऐश। ओके, चलिए इसी में एक और इम्पॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो हमारी बुक की एक्टिविटी नंबर फर्स्ट भी है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ओके। मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना भी एक केमिकल चेन है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में रख के जलाते हैं तो मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, हवा में से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है जो गैसेस फॉर्म में है, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए हमें उसके लिए हेल्प पड़ेगी ना। Mg का सिंबल है 2+, ऑक्सीजन का सिंबल है 2-, वैलेंसी क्रॉस हो गई, ये बन गया MgO। MgO बैलेंस, बैलेंस अगर आप लिखना चाहते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पर आप एक 2 लगाएंगे, यहाँ पर आप एक 2 लगाएंगे। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि, क्वेश्चन ये आता है, बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद अ सैंड पेपर, वाई। बिफोर बर्निंग ये जो मैग्नीशियम, हाँ जब ये जलता है तो ये एक वाइट डाइजलिंग फ्लेम से जलता है, ये भी मैं आपको बता दूं, सफ़ेद से रंग का। हाँ जी, तो इसका आंसर बताएंगे आप, बिफोर बर्निंग। वो क्या हो सकता है फॉरेन मटेरियल? मैग्नीशियम शुड बी क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। एक्चुअली में कोई भी हम ऐसे जनरली नहीं बोल सकते, हमें स्पेसिफिक बोलना है। एक्चुअली में मैग्नीशियम हवा में प्रेजेंट कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। और जब वो रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। वो जो लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में रोकेगी। कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तो सपोर्ट नहीं करता। तो सैंड पेपर से हम रब करके उस कार्बोनेट को, लेयर को हटा रहे होते हैं। तो हम क्यों करते हैं, ताकि ये लेयर को हटा सके, टू रिमूव मैग्नीशियम हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बना लेता है। तो इस लेयर को हटाने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, फिर फ्रेश मैग्नीशियम आराम से जल जाता है, टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे ही जनरली नहीं बोलना कि भाई एनी फॉरेन मटेरियल्स, तो हमें स्पेसिफिकली बता दें। चले आगे। तो जब हम ऐसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम एकदम वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पहले ये लेयर हटानी पड़ेगी, वरना कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सपोर्ट ही नहीं करती बर्निंग को। चलिए, जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस में हमें कुछ चेंजेस, कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो चेंजेस हमें पता लगते हैं, उनको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और छोटा सा 1 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय, या डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखा हुआ आपने नोट्स में, इसकी डेफिनेशन तो मुझे बताइए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बताइए। हम्म,
अच्छा चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ये लिख लो, मैंने अगर नहीं लिखा तो नोट कीजिए इसको। द easily observable changes, the easily observable changes seen during a chemical reaction। यस, यस, यस। एक्चुअली बच्चे वो ये तो याद कर लेते जो आप पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख पाते, तो जब अच्छे आता है डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स तो फंस जाते हैं। इजीली ऑब्जर्व चेंज सीन ड्यूरिंग, दे नो कि ये होता है, बट वो उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाते। केमिकल रिएक्शन आर नोन एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीज़ें आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो जो इजीली ऑब्जर्वेबल चीजें हमें दिख रहे हैं, उनको ही बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज, अभी आप बोल ही रहे थे, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, करेक्ट, केमिकल रिएक्शंस में गैस का निकलना एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है, हम कॉमनली देखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि जब भी आप मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, हमें क्या मिलता है? हमें मेटल के सॉल्ट मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना? कैसे पता लगता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है आपके? हम्म, यस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। पूरे टेंथ में आपके दो ही गैसेस बड़ी पॉपुलर है, एक है हाइड्रोजन और एक है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। तो तो मतलब बेसिकली जब आप मेटल और डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना ये शो कर रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, तो जिंक, देखो जिंक का सिंबल लिखो Zn, अभी वहाँ ने लिखा था आया, जिंक प्लस HCl, क्या वैलेंसी होती है जिंक की बताइए? 2। हाँ, तो इट विल बिकम ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो ये गैस जैसे ही निकली हम समझ गए गैस निकल रही है, मींस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। वन, एच HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, उसकी वैलेंसी वन होती है। हाइड्रोजन और कार्बोनेट। हम्म, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ये ना, अच्छा वैलेंसी से सोच रहे हैं आप कि वैलेंसी से क्रॉस ओवर? CO3 के टू है, नहीं नहीं, ये पॉलीएटॉमिक है, इनका अलग तरीका होता है फॉर्मेशन का। ये जो ग्रुप बना हुआ ना, ये अलग तरीके से करता है, इसमें हाइड्रोजन का अलग रोल होता है। चलिए, तो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एक करेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का। दूसरा करेक्टरिस्टिक बड़ा कॉमनली हम देखते हैं, चेंज इन कलर। अक्सर केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन कलर हम ऑब्जर्व करते हैं, चेंज इन कलर भी एक करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किया गया है, बड़ा कॉमन और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार हमें आता भी है चैप्टर में। जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट एक्वस पानी में डिजोल्व कर लें, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के, पानी में अगर मिला लें तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनता है, ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, इसको अगर हम आयरन से रिएक्ट कराएं, Fe सॉलिड से, तो क्या बन जाएगा? तो ये रिएक्ट कर जाएंगे दोनों, और यहाँ पर हम देखते हैं इट फॉर्म फेरस सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस। पर मोर इम्पोर्टेंट मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो ब्लू कलर होता है, इट चेंजेस टू लाइट ग्रीन कलर, है ना?
हमने कॉपर सल्फेट को एक सोल्यूशन में रखा। क्या? हाँ, बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ वही जो होता है रिएक्शन। बेसिकली ऐसे ब्लू रंग का कॉपर सल्फेट रहता है। अगर आप इसमें आयरन की एक अगर नेल ऐसे रख दे, ठीक है, और थोड़ी देर पड़े रहने दे, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये ऐसा ऐसा ग्रीन में टर्न हो गया। और ये जो आयरन की नेल होती है ना, इसके ऊपर आप ब्राउन रंग की कोटिंग से, हाँ ब्राउन मेरे पास कलर नहीं है तो ब्राउन रंग की कोटिंग थी, क्योंकि कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। यही चीज़ दिखेगी आपको लैब में भी। ऐसे ही और भी बहुत सारे। हाँ जी। कौन सा? ब्लैक कौन सा हो जाता है? नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जिंक? किसको किससे? अगर जिंक सल्फेट का कलर ब्लैक नहीं होता। नहीं नहीं, जो श्योर है वही याद रखो। चलो आगे चलते हैं। तो चेंज इन कलर एक करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का चेंज, तो वो जो आप एक पॉइंट बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि हीट निकलती है, ये वर्ड होती है, वो एक छोटा सा एक पॉइंट है उसका। पूरा प्रोसेस हमारा डिफाइन नहीं हुआ था, गेटिंग? उसका एक पार्ट है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमने देखा है। हमने देखा है कि ऐसा होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में कि हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, रिलीज होती है मतलब हम एरो के इस साइड पर हीट भी लिख देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपके पास कंटेनर होगा वो एकदम गर्म हो जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब, दीज आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। अभी जो मैंने वो लिखा था Zn वाला, Zn सॉलिड प्लस HCl, जब आप रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट फॉर्म में, तो इस रिएक्शन में आपको ZnCl2 मिलता है, बिल्कुल। H2 मिलता है, और साथ में हीट, बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का एग्जाम्पल सुन लिख सकते हैं आप। अगर आप नाइट्रोजन गैस है और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो आपको इस रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, वो तो हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो चल रहे हैं ना। चल, नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर के बाद एक होता है हमारा चेंज इन स्टेट। जो अभी हम कैंडल की ही बात करते हैं, वैक्स की, वो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। जब वैक्स बर्न हो जाता है तो वैक्स चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड चेंजेस इनटू CO2, वाटर वेपर, अदर गैसेस। वो जो एग्जांपल है वो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है ना? सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज अब बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल और चेंजिंग ऑफ वैक्स कैंडल इनटू वैक्स ऑफ कैंडल, इनटू CO2, वाटर वेपर, एंड अदर गैसेस। जबकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। चले आगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत बार बार आता है, दैट इज
फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, formation of precipitate. This is also a characteristics of a chemical reaction. uh, अब आप बताइए प्रेसिपिटेट से क्या मतलब होता है, डिफाइन प्रेसिपिटेट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसको लिख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस या ब्रैकेट में आप सॉलिड भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म होता है, दैट कम्स आउट ऑफ अ सोल्यूशन। आपने दो सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराया और उसमें से आपको एक सॉलिड सब्सटेंस बाहर आके मिल गया, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। द इनसॉल्युबल सॉलिड और सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। हाँ बिल्कुल, एग्जाम दो, आप दो बोलिए। फॉर्मूला बोलिए बेरियम क्लोराइड का। बी ए। हम्म। ये कैसे फॉर्म में होता है? BaCl2 इन एक्वस फॉर्म, एंड वी हैव सोडियम सल्फेट। वैलेंसी से भी हम बना सकते हैं Na2SO4। समझ गए? अगर आपको बनाना है Na की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस, वैलेंसी क्रॉस्ड ओवर। ओके, यही तो चीज़ सिखा रहा था मैं स्टार्टिंग। Na2SO4 किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। क्या देगा बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? इट विल फॉर्म NaCl। कैसा होता है? ये तो एक्वस है, प्लस बैरी बैरियम सल्फेट। बैरियम का सिंबल नहीं लिखा तो लिख लो, बैरियम का सिंबल बी है, वैलेंसी 2 है। और अगर आप सल्फेट से कराएंगे तो SA4 की वैलेंसी भी 2 होती है। ये जो बैरियम सल्फेट होता है, ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। नॉर्मली इसको हम ऐसे डाउन एरो से दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉलिड और एरो लगा देंगे ऐसे डाउन एरो। क्या कलर होता है इसका? हम्म, वाइट, वाइट PPT। जब हम आगे चलेंगे चैप्टर में, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा हमारा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेसिकली दोनों तरफ में आयंस चेंज हो गए। अगर आप इसको ओवर एनालिसिस करें तो ये Ba2+ पॉजिटिव था, ये Cl- नेगेटिव था, Na+ पॉजिटिव है और SO4 2 माइनस है। तो इसका प्लस, यानी कि ये वाला पॉजिटिव आयन शिफ्ट होकर सल्फेट के साथ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो जो शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ें एक्वस थी, मतलब सॉल्यूशंस थे, और मिला क्या हमें? मिला हमें सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व होते हैं। अब इनमें से किसी में एक हो जाए, किसी में दो हो जाए, किसी में ज़्यादा हो जाए। जैसे Zn वाले में दो रिएक्शन हो रहे थे, पर ये हमें यही इशारा करते हैं कि यस द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यस द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ऐसा समझ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अभी जैसा हम सीख ही रहे हैं बार बार, केमिकल रिएक्शन को बार बार तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, लंबी लंबी स्टेटमेंट के फॉर्म में। जैसे अभी आपने लास्ट ही बताया, अगर किसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो तो वो ये थोड़ी लिखने बैठेगा कि सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन रिएक्ट विद दिस, तो उसको शॉर्टकट मेथड में लिख देता है। केमिकल रिएक्शन को पूरा ना लिखकर उसको जब शॉर्टकट मेथड में एक्सप्रेस किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना, जिसमें जिसमें उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो द शॉर्टकट मेथड हम इसको लिख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? द शॉर्टकट मेथड टू एक्सप्रेस अ केमिकल रिएक्शन।
The shortcut method to express a chemical reaction is called a chemical equation. A chemical equation involves symbolic symbolic representation of substance. उसमें हम उसके सब्सटेंस के सिंबॉलिक जो भी एलिमेंट से कंपाउंड है उनके सिंबल्स को यूज करते हैं. ओके. केमिकल इक्वेशंस में देयर आर टू साइड. वन इज लेफ्ट हैंड साइड एंड अनदर इज राइट हैंड साइड विच द एरोज इन्वॉल्व. लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्सटेंस लिखे रहते हैं दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स, यस. और रिएक्टेंट्स हमारे पास होते हैं और रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स. तो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिकली शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. उनके सिंबल्स होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं. केमिकल इक्वेशन दो फॉर्म में प्रेजेंट रहती है. एक होती है अनबैलेंस्ड और एक होती है बैलेंस्ड. अनबैलेंस का एक और नाम भी होता है. क्या नाम होता है? हाँ जी, अनबैलेंस को क्या बोलते हैं एक और नाम से? अनबैलेंस्ड को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं. तो कई बार हमसे एग्जाम में स्केलेटल के वर्ड से पूछ लेता है. हम सोच रहे होते हैं क्या लिखें. और देर इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के, इज इक्वल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. हर एलिमेंट के जो जो एटम के नंबर्स दोनों साइड में इक्वल होते हैं. दैट इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. और अनबैलेंस में क्या होगा? ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे. ओके. अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और इज नॉट इक्वल टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. जैसे Mg प्लस O2, ये क्या देगा आपको? इट विल गिव यू MgO. क्या है ये? क्या ये बैलेंस है अनबैलेंस है? स्केलेटल है. आंसर है तो अनबैलेंस है. कैसे चेक कर लो. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसका एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है. ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम है, यहाँ एक एटम है, अनबैलेंस है. अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है क्या प्रॉब्लम क्या है? अनबैलेंस देते तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों बैलेंसिंग जरूरी है? बताइए क्या लगता है. जैसे यहाँ पर मुझे बताइए एक्सप्लेन करके इस इक्वेशन में कैसे. वाई बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी. हाँ, उसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाइए कैसे. इस हम्म, हम्म. तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बोलता है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हम भी तो ये बोल रहे हैं. तो हम ये कह रहे हैं अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो फिर वो चीज़ जो आप डिफरेंस कह रहे हैं वो खत्म हो जाता है. देखो दिखाता हूँ. टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए ज़रूरी है. अब अगर हमने अनबैलेंस छोड़ी तो अगर कोई इक्वेशन को इसको एटॉमिक मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम इसको कैसा ऑब्जर्व करेंगे. देखिए, हम कहेंगे भाई अगर Mg का मास होता है 24U, याद है आपने पढ़ा हुआ है. ऑक्सीजन के दो एटम है, एक एटम का मास होता है 16U. तो ये कितना हो गया? 32U. 24 और 32 मिलाकर 56U हो गया. 56U 50G मोल लेते थे तो लगभग 56 यूनिट हमारे पास ये रिएक्टेंट है. अब हमने रिएक्शन कराया. मैग्नीशियम का अगेन 24 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये हो गया 40U.
तो अगर इसी फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ दिया जाए तो ये जितना मास रिएक्टेंट का है उससे कम मास प्रोडक्ट का मिला, मीन्स मास लॉस्ट हो गया। जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास के नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो हम कहेंगे भाई ठीक है रिएक्शन तो यही हुआ है, बट लॉ को वायलेट कर दिया इस इक्वेशन ने, ये नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका अगर हम इस इक्वेशन की बैलेंसिंग कर दें, और बैलेंसिंग करने का क्या मेथड है, बैलेंसिंग इज डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हम हिट एंड ट्रायल करते हैं और जो भी चीज़ करनी होती है हम इन बॉक्सेस के बाहर करते हैं। यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस बना लेते हैं, इनके अंदर कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो इनके बाहर ही करेंगे। ओके, तो हमने हिट एंड ट्रायल देखा, हमने कभी मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है तो इधर भी 2 लगा देते हैं, ये लो जी एक्सचेंज हो गया, 2 एटम हो गया। लेकिन मैग्नीशियम के लिए फिर यहाँ 2 लगा दिए। अब देखते हैं क्या लॉ सेटिस्फाई हुआ है। देखिए Mg24, अब यहाँ 2 लगा देते हैं। अभी हो गया 48 प्लस 32, अब दोनों का मास करा 48 और 32 कितना हो गया 80 U। ठीक है, अब हम दिखा रहे हैं रिएक्टेंट 80 यूनिट है। जरा प्रोडक्ट पर आते हैं, प्रोडक्ट में 24 और 2 तो दोनों के बाहर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा देते हैं 24 प्लस 16 40, 40 के आगे 2 लगा दिया 80 U। हो गया सेटिस्फाई। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस होने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है, वायलेट नहीं कर रही। क्लियर। और बीच में हमने बैलेंसिंग भी सीखा, बैलेंसिंग कैसे करनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ओके, और कोई एग्जांपल अगर हमें बैलेंसिंग का लेना है तो लेते हैं, चलो और देखते हैं। जैसे आप जेड एन वाला लिया था मैंने, जेड एन सॉलिड प्लस एच सी एल, ये चलो H2SO4 ले लेते हैं, एच सी एल ले लेते हैं। चलो पहले जेड एन प्लस एच सी एल डाइल्यूट फॉर्म में हमने इसको रिएक्ट कराया, क्या बन गया ZnCl2 प्लस H2 गैसेस फॉर्म में। हाँ जी, क्या इक्वेशन बैलेंस है, आप चेक कीजिए, नहीं है तो कैसे करेंगे, चेक कीजिए। अनबैलेंस है। राइट हैंड साइड में क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, हाइड्रोजन के साथ भी यही है। बस ठीक है, यही क्या देखना होता है एक्चुअल में, वहां पर सबसे पहले आप देखिए जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रुपिंग, सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है, भाई ये लग रहा है बहुत सारे एटम्स हैं, बस इसको देखिए और बाकी जगह पर मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आपने देखा यहाँ तो ZnCl2 है, क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ 1 एटम है, तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी बैलेंस होगा। दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। मेनली केमिकल, सॉरी क्या,